Hello everyone, this is Gayatri Sharma and welcome back to our YouTube channel Survival of the Fittest. Today we are going to discuss about previous year questions of protein conformation. So let's start it. प्रोटीन कंफर्मेशन के बारे में सब कुछ हम लोग पढ़ चुके थे। उसमें किस तरह से एक अमाइनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होके प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हो रही थी, उसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व थे और कौन कौन सी टाइप्स की सेकेंडरी स्ट्रक्चर थी, उन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। सो आज हम लोग डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट क्वेश्चन है CSIR नेट दिसंबर 2019 से। इसमें पूछा गया है द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर मेड ऑन ए 30 रेजिड्यू पॉलीपेप्टाइड। कुछ एक 30 रेजिड्यू पॉलीपेप्टाइड है जिसके बारे में कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हुई है। उसके बाद में इसमें क्या फाइंड करना है, करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। ओके, तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले ये देखना काफी जरूरी होता है कि उसमें करेक्ट पूछा है या फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। सो इसमें क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। सो यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस क्या क्या दी हुई है, unordered structure is observed in water but a helical conformation is observed in medium of low dielectric constant. So ऐसे कौन से मीडियम्स है जिनका लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है। इस टाइप के जो मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, काफी ज्यादा लो होता है। लेकिन वाटर क्या है, वाटर मेनली प्रिफर किया जाता है बायोलॉजिकल सिस्टम में एज ए सॉल्वेंट, क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफी ज्यादा होता है, 80 होता है समथिंग। सो इसमें क्या कहा गया है कि अनऑर्डर्ड स्ट्रक्चर ऑब्जर्व की है वाटर के अंदर। इट मींस ये पॉलीपेप्टाइड कोई अनयूजुअल है, क्योंकि हमारी बॉडी का अगर कोई पॉलीपेप्टाइड होता तो ये वाटर के अंदर काफी कोई भी कंफर्मेशन, कोई भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता था, अनऑर्डर्ड स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म करता। तो हो सकता है कि ये कोई अनयूजुअल पॉलीपेप्टाइड हो। ओके, देन नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, द पेप्टाइड इज रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीजेस। ये ऐसा पेप्टाइड है जो प्रोटीजेस से डिग्रेडेशन के रेजिस्टेंट है। इट मींस ये क्या होगा, डेफिनेटली कोई अनयूजुअल प्रोटीन है, बिकॉज काफी सारे प्रोटीजेस लाइक ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, साइनोजिन ब्रोमाइड, ये सब क्या करते हैं, प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अगर हमारी बॉडी की कोई 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड से बनी हुई कोई प्रोटीन होती है एल अमाइनो एसिड के फॉर्म में, तो उसको क्या करते हैं, प्रोटीजेस ब्रेक डाउन इजीली कर सकते हैं। सो कोई अनयूजुअल प्रोटीन है यहाँ पे। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया कि रेड ब्लड सेल्स आर लाइज्ड बाय द पेप्टाइड। सो रेड ब्लड सेल को लाइज्ड करी, इट मींस रेड ब्लड सेल की जो मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करके उसके अंदर ये एंटर करेगी। तो इसका मतलब ये कोई एम्फीपैथिक टाइप की पॉलीपेप्टाइड है जिसके अंदर नॉन पोलर पोलर दोनों टाइप के अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है, एम्फीपैथिक है, इसीलिए ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पा रही है। अदरवाइज क्योंकि रेड जो भी सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, एम्फीपैथिक नेचर की होती है। सो अगर इसको कोई क्रॉस कर रहा है वो भी एम्फीपैथिक नेचर का होगा तो क्रॉस कर सकता है। सो डेफिनेटली दिस polypeptide will be amphipathic nature. Then बीटा मर्केप्टोइथेनॉल हैज नो इफेक्ट ऑन पेप्टाइड स्ट्रक्चर। पेप्टाइड की स्ट्रक्चर पे बीटा मर्केप्टोइथेनॉल का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। इट मींस यहाँ पे कोई भी डाइसल्फाइड बॉन्ड टाइप की कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि अगर डाइसल्फाइड बॉन्ड अगर प्रेजेंट होते तो बीटा मर्केप्टोइथेनॉल क्या करता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को ब्रेक करता है। तो इन सारी ऑब्जर्वेशन के बेस पे हमें क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट से अनयूजुअल पता चला, सेकंड से भी हमें पता चला कि कोई अनयूजुअल स्ट्रक्चर है और इसमें से कोई एम्फीपैथिक नेचर की है और इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। ओके, सो स्टेटमेंट फर्स्ट देखते हैं। इसमें क्या दिया है ऑप्शन फर्स्ट में, पेप्टाइड इज एंटायरली कंपोज्ड ऑफ डी अमाइनो एसिड्स एंड इज एम्फीपैथिक। ओके, तो एम्फीपैथिक है ये तो करेक्ट है, और डी अमाइनो एसिड कुड भी हो सकता है कि ये डी अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड हो, क्योंकि अगर डी एल अमाइनो एसिड होते तो ये प्रोटीजेज से डिग्रेड हो सकते थे। तो कुड बी आंसर हो सकता है। सेकंड ऑप्शन को देखते हैं, पेप्टाइड इज एंटायरली कंपोज्ड ऑफ एल अमाइनो एसिड्स
एंड इज नॉट एम्फीपैथिक, ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि एम्फीपैथिक है तभी आरबीसी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पा रही है। सो बी स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सी स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, द पेप्टाइड इज रिच इन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स between D cysteines. So this statement is also wrong because अगर डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होते तो बीटा मर्केप्टोइथेनॉल यहाँ पे डेफिनेटली वर्क करता। तो बीटा मर्केप्टोइथेनॉल का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, इट मीन्स डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आर नॉट प्रेजेंट। Then this statement is the peptide is entirely composed of L aromatic amino acids. नो, क्योंकि अगर एल अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते तो प्रोटीजेज यहाँ पे वर्क कर सकता था। और फर्स्ट स्टेटमेंट से क्लियर हो रहा है कि कोई अनयूजुअल स्ट्रक्चर है क्योंकि वाटर के अंदर अनऑर्डर्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी CSIR नेट दिसंबर 2019 के अंदर पूछा गया है। तो आप एक कॉपी, एक कोई नोटबुक लेके बैठना ताकि आपको पता चले कि किस किस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, सो नोट करते रहना ये सारे। अब इसमें दिसंबर 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें क्या पूछा गया था, इन ए फॉर्म ऑफ स्ट्रेस रेस्पॉन्स बैक्टीरिया सिंथेसाइज ए ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड स्ट्रेस प्रोटीन और हीट शॉक प्रोटीन्स। ये वाला टॉपिक हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर ही डिस्कस किया था कि किस तरह से हीट शॉक प्रोटीन, शेपेरोन प्रोटीन्स वर्क करती हैं प्रोटीन फोल्डिंग के अंदर। तो लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको डेफिनेटली जरूर देख लें, तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे। इन सारी प्रोटीन्स के बारे में हमने देखा था, डीएनए क्या होता है, के क्या होता है, डीएनए जे, ग्रो ईएल, ग्रो ईएस, ग्रिपी क्या था। तो ये सारी प्रोटीन्स थी, इनके बारे में डिस्कस किया था। देन डीएनए के इज एन एटीपी बाइंडिंग प्रोटीन, यस, which attaches to the newly synthesized polypeptide in conjugation with डीएनए जे। हमने देखा था कि इसमें क्या होता है, डीएनए क्या के किसके होमोलोगस होती है, हीट शॉक प्रोटीन 70 के होमोलोगस। तो हम लोगों ने देखा था हीट शॉक प्रोटीन 70 साइकिल जो बिल्कुल होमोलोगस होगा डीएनए के और डीएनए जे के। वहां पे देखा था डीएनए हीट शॉक प्रोटीन 70 और हीट शॉक प्रोटीन 40। तो यहाँ पे हीट शॉक प्रोटीन का होमोलोगस होगा डीएनए जे प्रोटीन। तो इन दोनों में क्या होता है, डीएनए के प्रोटीन एटीपी बाइंडिंग प्रोटीन होती है, वो इस तरह से रहती है एटीपी के साथ बाइंड फॉर्म में। देन जब कोई मिसफोल्डेड या फिर अनफोल्डेड प्रोटीन वहां पे आती है तो क्या होता है, डीएनए जे उस पॉलीपेप्टाइड को रिक्रूट करवाता है डीएनए के पास में और वहां पे एटीपी हाइड्रोलाइसिस करवा के उसकी एफिनिटी को बढ़ाता है। डीएनए के साथ पॉलीपेप्टाइड की बाइंडिंग एफिनिटी को क्या करता है, अब बढ़ाता है, और उसके बाद उसकी करेक्ट फोल्डिंग होके वो सारे डिसोशिएट हो जाते हैं और वापस से डीएनए के को एटीपी फॉर्म में लाने के लिए एक न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर जीआरपीई। तो वो न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर क्या करता है, एडीपी को वापस से एटीपी के अंदर कन्वर्ट करवा देता। तो ये पूरा साइकिल था। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। DNA K is an ATP binding protein which attaches to the newly synthesized polypeptide in conjugation with DNA J. Which of the following statement correctly state a step in the subsequent process of protein folding? So statements क्या हैं? The affinity of DNA K to the polypeptide increases upon hydrolysis of ATP to ADP. So this statement is true because हमने देखा था कि डीएनए के की एफिनिटी को पॉलीपेप्टाइड के साथ कौन बढ़ा रहा था, डीएनए जे, एटीपी हाइड्रोलाइसिस करवा के। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। और हमें क्या ढूंढना था, करेक्ट स्टेटमेंट ही ढूंढना था। लेकिन दूसरे स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं कि क्यों रॉन्ग है ये। डीएनए जे इज एन एक्सचेंज फैक्टर, नो, डीएनए जे एक्सचेंज फैक्टर नहीं है। यहाँ पे एक्सचेंज फैक्टर कौन था, जीआरपीई। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहा गया है, एटीपी हाइड्रोलाइसिस इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉस्फोराइलेशन ऑफ डीएनए जे। नो, फॉस्फोराइलेशन यहाँ पे किसी का नहीं होता है, डीएनए जे का कोई फॉस्फोराइलेशन नहीं होता है। देन फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया है एटीपी हाइड्रोलाइसिस इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉस्फोराइलेशन ऑफ जीआरपीई। तो यहाँ पे जीआरपीई प्रोटीन का भी कोई फॉस्फोराइलेशन नहीं होता है। ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर है जो कि एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करता है डीएनए के अंदर। तो
फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये जो दोनों क्वेश्चंस पूछे गए थे वो पूछे गए थे 15 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था 15 दिसंबर 2019 के अंदर, क्योंकि इस बार जो एग्जाम्स हुए थे वो कुछ स्टेट्स के अंदर 27 दिसंबर को हुए थे और कुछ स्टेट के अंदर, काफी सारे स्टेट में 15 दिसंबर को कंडक्ट हो गए थे, लेकिन ड्यू टू सम रीजन आसाम और मेघालय में 27 दिसंबर को हुआ था। तो इसमें भी दो क्वेश्चंस इस टाइप के पूछे गए हैं प्रोटीन कंफर्मेशन से। सो ये डिस्कस करते हैं। Which one of the statement given below is correct? Correct statement ढूंढना है। The Ramachandran plots of acetyl L-alanine carboxy amino methyl and acetyl D-alanine methyl will be identical। तो इसमें क्या पूछा गया है कि रामाचंद्रन प्लॉट जो एसिटाइल एल एलेनिन और एसिटाइल डी एलेनिन दोनों का आइडेंटिकल होता है, ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि हमने रामाचंद्रन प्लॉट वाले वीडियो के अंदर क्लियरली बोला था कि एल अमाइनो एसिड का अलग से ग्राफ आता है, डी अमाइनो एसिड का अलग से ग्राफ आता है। जो एल अमाइनो एसिड के अंदर जो ग्राफ आता है उसका जस्ट डायगोनली अपोजिट हो जाता है डी अमाइनो एसिड के अंदर। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि ये आइडेंटिकल नहीं होते हैं, नॉन आइडेंटिकल होते हैं। देन फेरस इज ट्रांजिशन मेटल बट कैल्शियम इज नॉट। या दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज फेरस की काफी सारी ट्रांजिशन स्टेट्स होती हैं, लाइक फेरस, फेरिक, इस टाइप से। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट में क्या कहा गया है? साइड चेन पीके ऑफ एल ग्लूटामिक एसिड एंड डी ग्लूटामिक एसिड विल नॉट बी आइडेंटिकल। तो यहाँ पे नॉट बी आइडेंटिकल नहीं होगा क्योंकि ये आइडेंटिकल होती है। साइड चेन के बारे में पूछा गया है। अगर रामाचंद्रन प्लॉट के अंदर हम क्या करते हैं, मेन चेन के अंदर जो फाई और साई एंगल्स होते हैं उनको कंसीडर करते हैं, तो वो तो क्या होते हैं, नॉन आइडेंटिकल होते हैं। लेकिन जो उसकी साइड चेन होती है वो क्या होगी, आइडेंटिकल होगी, क्योंकि स्टीरियो आइसोमरिज्म में वो चाहे लेफ्ट साइड में बने राइट साइड में बने, वो केमिकल फॉर्मूला तो उसका सेम होगा। सो ये क्या होगा, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ पे नोट नहीं आना चाहिए था, विल बी आइडेंटिकल होना चाहिए था। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फंडामेंटली वंडरवॉल्स इंटरेक्शंस। Now this statement is also wrong because hydrogen bonds ionic interactions टाइप से शो कर सकते हैं। उसमें 90% कोवेलेंट बॉन्ड, 10% नॉन कोवेलेंट बॉन्ड, इस टाइप के इंटरेक्शंस हो सकते हैं, लेकिन वंडरवॉल इंटरेक्शन काफी ज्यादा वीक इंटरेक्शन होते हैं। सो हाइड्रोजन बॉन्ड्स वंडरवॉल्स इंटरेक्शंस नहीं हो सकते। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आसाम और मेघालय में जो दिसंबर 2019 के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था। इसमें क्या करना है, कुछ प्रोटीन कंफर्मेशन के लिए स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड करना है। सो देखते हैं। द सर्कुलर डाइक्रोइज्म स्पेक्ट्रा ऑफ कोलेजन एंड प्रोटीन इन अल्फा हेलिकल कंफर्मेशन विल बी आइडेंटिकल। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज कोलेजन फाइबर्स क्या होते हैं, लेफ्ट हैंडेड फॉर्म में रहते हैं और अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर क्या रहती है, राइट हैंडेड फॉर्म में रहती है। तो सीडी स्पेक्ट्रा इसको